दोस्तों दोस्तों आज अपनी क्लास होगी कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के जो अपन बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको पढ़ाएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में आपको केमिस्ट्री का जो 11th की एनसीईआरटी बेसिक बेस पे पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आज की। तो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे केमिस्ट्री के। जो पहला लेसन है आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट में आते हैं अपन, विलय आता है, विलायक आता है, द्रव आते हैं, ठोस आते हैं और गैसीय आते हैं। तो अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे गैस के बारे में। जो बेसिक केमिस्ट्री में गैस, सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों स्टेज होती है दोस्तों। तो गैसीय स्टेज, सॉलिड और लिक्विड तीनों स्टेज आती है, जो कि अपने केमिस्ट्री की मूलभूत तीनों अलग अलग अपने गुणधर्म प्रदर्शित करती है दोस्तों। इनके गुणधर्म भी बताएंगे। ये तीनों गैस है, तो गैस जिसका कोई अपन को दिखती नहीं है, जैसे कि खाली बोतल होती है, उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। सॉलिड होती है तो सॉलिड, ये बोतल के ऊपर वाला जो कवर हो गया ये सॉलिड हो गया। लिक्विड हो गया, जब इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये लिक्विड जिस स्तर पर भरा होगा तो वो लिक्विड कहलाएगा दोस्तों। गैसीय अवस्था, अपन ये केमिस्ट्री की तीनों मूलभूत अवस्था है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो दोस्तों केमिस्ट्री की तीनों अवस्था को अपन आपस में एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे गैसीय अवस्था है, ये सॉलिड, ये लिक्विड, तो इसमें एक दूसरे में बदल सकते हैं अपन आसानी से। जैसे गैसीय अवस्था है तो अपन, जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड को अपन मान लो सॉलिड को लिक्विड में बदलना मान लो, तो सॉलिड को लिक्विड में कैसे बदलेंगे? उदाहरण से मान लो कोई एनीथिंग्स, कोई भी वस्तु उसको मान लो सॉलिड है, ठोस है, तो उसको लिक्विड में अपन बदल सकते हैं। यानी कि तीनों अवस्था आपस में परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील का दोस्तों ये चिन्ह होता है, यानी कि आपस में क्या है, परिवर्तनशील, कभी भी बदल सकती है। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे दोस्तों, तो इसका बदलने का सिंपल रूल होता है, अपन जैसे आइस होती है, बर्फ को अपन फ्रिज से निकालते हैं तो ये क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, लिक्विड बन जाती है। तो आइस से लिक्विड बना दोस्तों, ये क्या हुआ, सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। यानी कि गैस, ये तीनों अवस्था होती है जो लिक्विड गैस आपस में परिवर्तनशील होती है, और ये सीना परिवर्तनशीलता को दर्शाता है कि आपस में परिवर्तनशील है। और दोस्तों जो आइस लिक्विड में बदलता है उसको अपन मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग, इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग को हिंदी में अपन गलनांक कहते हैं। गलनांक और क्वथनांक होते हैं जो 273 डिग्री केल्विन तापमान पर अपन बदल सकते हैं आराम से। 273 जो कि स्थिर मान होता है, यानी कि नियतांक होता है 273 डिग्री केल्विन। तो दोस्तों ये मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग यानी गलनांक, यानी कि आइस किया गया, गल गया लिक्विड में। फिर होता है दोस्तों अपन लिक्विड को अपन गैसीय अवस्था में बदल सकते हैं। लिक्विड को गैसीय अवस्था में कैसे बदलते हैं, इसके लिए जैसे हम पानी है, वाटर को गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, तो इसे कहते हैं अपन वाइपराइजेशन। इंग्लिश में लिखते हैं वाइपराइजेशन, VAPOURISATION, वाइपराइजेशन। तो दोस्तों कुल मिला के तीनों अवस्था आपस में परिवर्तनशील होती है, और केमिस्ट्री के विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, वो तीनों आपस में इन्हीं तीन अवस्थाओं में बदलते रहते हैं। फिर दोस्तों अपन गैसीय अवस्था, जो कि नहीं, सॉलिड अवस्था गैसीय अवस्था में बदल सकती है, और गैसीय भी सॉलिड में बदल सकती है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने कपूर। जो कपूर की गोली होती है वो सॉलिड होती है, और उसको अपन कपड़ों में रखते हैं, कहीं पर रखते हैं, थोड़े दिनों बाद अपन देखते हैं कि वो गायब हो जाती है, तो वो उसकी गैस निकल जाती है और धीमे धीमे ये पूरी गायब हो जाती है। यानी कि सॉलिड किस में बदल गया, गैसीय अवस्था में बदल गया। तो दोस्तों केमिस्ट्री की तीनों अवस्था ये परिवर्तनशील है आपस में। फिर दोस्तों अपने केमिस्ट्री में आता है नॉर्मली इसके गुणधर्म, गैस, सॉलिड और लिक्विड।
तो दोस्तों इनके गुणधर्म अपन नाम से ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि कोई गैसीय अवस्था होगी तो गैसीय अवस्था को अपन किसी भी बर्तन में रखेंगे, मान लो ये बर्तन हो गया, तो इसमें गैसीय अवस्था को अपन इसके अंदर अगर पैक करना शायद पैक कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अपन देख नहीं सकते। गैसीय अवस्था को अपन देख के पता नहीं लगा सकते, इसको अपन माप सकते हैं विभिन्न यंत्रों से। अलग अलग यंत्र होते हैं, उससे गैसीय अवस्था को माप सकते हैं। फिर होता सॉलिड, तो बर्तन खुद सॉलिड है। फिर लिक्विड, बर्तन के अंदर पानी डालेंगे जिसको अपन माप सकते हैं, भाई 2 ml तक है, 3 ml तक है, अलग अलग अवस्थाओं से अपन माप सकते हैं। तो दोस्तों इनके गुणधर्म इसी के अनुसार होते हैं, इनके खुद के अनुसार होते हैं। जैसे सॉलिड होता है जो किसी का भी आकार ग्रहण कर लेता है। गैसीय अवस्था जैसे कि किसी सॉलिड है तो इसमें किसी का अगर ये परिवर्तनशील है तो किसी का आकार ग्रहण कर लेगा। हम परिवर्तनशील भी कर सकते हैं, जिसमें परिवर्तनशील में चालक और अचालक दोनों होते हैं, तो चालकता पर भी निर्भर करता है। जो गैस है तो गैस को जिसमें अपन भरेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेती है। अगर मान लो गुब्बारे में अपन गैस भरी, अगर कम गैस भरी तो उसको दबाएंगे तो अंदर ही अंदर उस गैस के कण आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर दोस्तों अपन केमिस्ट्री में नॉर्मली एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर एन, एटॉमिक नंबर जो कि पीरियोडिक टेबल में हमेशा बढ़ते क्रम में इसके अणु और परमाणु की संख्या भी बढ़ती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है दोस्तों वैसे वैसे परमाणु और अणुओं की संख्या भी बढ़ती है। परमाणु बढ़ते हैं उस तत्व के और अणु भी बढ़ते हैं। तो अपन किसी भी तत्व का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर से डायरेक्ट एटॉमिक मास निकालने का दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक होती है जिसको अपन यूज करते हैं, जो कि कैल्शियम तत्व तक लागू होती है। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, यानी कि तत्व 1 से 20 तक की ट्रिक लागू होती है, जिसको अपन एटॉमिक नंबर से अपन इसका एटॉमिक मास निकालेंगे। एटॉमिक मास डायरेक्ट निकालेंगे तो इसको निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों वो ऐसे होती है। आप जैसे कि मान लो किसी का एटॉमिक नंबर जो कि इवन है, इवन यानी कि सम है, और दो इसमें लागू इवन और ऐड, ओड यानी विषम, दोनों अलग अलग होते हैं। इवन यानी सम, विषम। अगर सम होता है तो एटॉमिक मास बराबर क्या होगा? 2Z। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, जिसको अपन केमिस्ट्री में सामान्यतः जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगर इवन है तो ए बराबर क्या होगा? 2Z+1। दोस्तों इसी तरीके से अपन किसी भी तत्व का अगर परमाणु संख्या पता है अपन को तो उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कार्बन का अपन को एटॉमिक मास निकालना है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 6। और ये क्या संख्या? सम संख्या है। सम संख्या कार्बन 6 पे आता है, तो ये बराबर 2 × 6, तो एटॉमिक मास आ गया 12। तो दोस्तों अपन एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ओनली इसमें इस ट्रिक में ओनली अपवाद भी आता है दोस्तों, एक्सप्रेशन अपवाद भी लागू होता है, जो कि हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, इन तत्वों का दोस्तों अपना अलग अलग होता है। जो कि आपको यहाँ पे जैसे कि इसका 9 होता है, इसका 1 होता है, इसका 9, इसका होता है 14 और इसका होता है आर्गन का 46। ये दोस्तों सारे अपवाद होते हैं जिसपे ये रूल लागू नहीं होता, बाकी सब पे ये रूल लागू होता है। फिर दोस्तों अपन रिएक्शन बैलेंस का पढ़ेंगे। अपने केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, तो रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है? यहाँ पे क्या अभिकारक बराबर उत्पाद, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद को अपन को क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है। अभिकारक और उत्पाद जब इसके जो तुल्यांक होते हैं, जो इसके आगे के नंबर होते हैं ए और बी से अपन दर्शाते हैं, इसके तुल्यांक बराबर होते हैं। अभिकारक के तुल्यांक बराबर उत्पाद के तुल्यांक, तब भी अपनी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे ए बराबर बी, इसके तुल्यांक और इसके तुल्यांक बराबर हो गए तो रासायनिक अभिक्रिया सेटिस्फेक्शन होगा। इसके अलावा ये सेटिस्फेक्शन नहीं बैठ सकता। तो दोस्तों अपन रासायनिक रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएंगे, जिसमें एक तरफ
अभिकारक होगा, दूसरी तरफ प्रोडक्ट होगा। अभिकारक रिएक्शन करवाएंगे, कोई भी टेम्परेचर डेल्टा पे रिएक्शन करवाइए तो उत्पाद बनेगा उसका। तो दोस्तों इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी रिएक्शन लेते हैं जैसे Fe प्लस H2O, तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी Fe3O4 प्लस आ जाएगा H2 हाइड्रोजन। अब दोस्तों केमिस्ट्री में नॉर्मल क्वेश्चन आता है रिएक्शन बैलेंस करने का। इस रिएक्शन को नॉर्मली बैलेंस करने की अपने पास एक ट्रिक होती है, जिससे अपन इस रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन मान लो इसकी जैसी, तो इसको अपन आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस के लिए मान लो अपन ऐसे लगा देते हैं, मान लो इसके ए लगा दिया, इसके आगे बी लगा दिया, इसके आगे सी लगा दिया, इसके आगे डी लगा दिया। दोस्तों ये लगा दिया, फिर अपन देखेंगे Fe बराबर करेंगे आयरन, आयरन कितने यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया 3 आयरन है, तो ए बराबर क्या हो गया 3C हो गया। फिर अपन क्या देखेंगे हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, तो 2B बराबर क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2D हाइड्रोजन हो गए। फिर अपन क्या देखेंगे इसमें, फिर इसमें अपन देखेंगे ऑक्सीजन। दोस्तों ये ऑक्सीजन O4 है, तो क्या हो गया 4C हो गया, और इधर ऑक्सीजन एक ही है जो B लगा हुआ है, तो B बराबर क्या हो गया 4C। फिर अपन किसी एक का मान मानेंगे, मान लो C बराबर 1, C का मान 1 मान लिया, और 1 का गुणा हमेशा किसी से करते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है, इसलिए हमेशा मान 1 का माना जाता है। तो अपन C का मान रखते हैं, जैसे A बराबर क्या आ गया 3 आ गया, C का यहाँ पे मान रखते हैं तो B बराबर क्या आ गया 4 आ गया, B बराबर 4 आ गया, तो B की जगह 4 रखेंगे तो क्या आएगा 2 × 4 बराबर 2D, तो D बराबर 2 से 2 कट जाएगा और D बराबर क्या आएगा 4। तो अपन A की जगह लिखेंगे 3, A की जगह, B की जगह क्या लिख दिया 4, C की जगह क्या है अपना मान, C की जगह 1 और D की जगह 4। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री की जो सामान्य रिएक्शन होती है अपन लगा के सेलेक्ट करते हैं, भाई इसका यहाँ पे 4 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, तो रिएक्शन बैलेंस बैठा या नहीं बैठा अपन देखते हैं, गुणा करते हैं। जैसे 4 × 3 कितना, ये 1 × 3 3 हो गया, और यहाँ पे 3 × 1 तो कितना हो गया 3, यानी कि अभिकारक और उत्पाद बराबर हो गए। तो दोस्तों इस ट्रिक से अपन डायरेक्ट आसानी से किसी भी, कितनी भी हार्ड रिएक्शन हो उसको अपन बैलेंस कर सकते हैं। तो ये अपने केमिस्ट्री का बेसिक रूल है। तो इस बेसिक रूल से अपन आसानी से किसी भी अभिकारक और उत्पाद को बराबर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नॉर्मली डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जेट वगैरह ICR में काफी जगह आते हैं। तो ये दोस्तों ये अभिकारक, ये आगे एक चैप्टर आएगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में जिसमें अपन उत्पाद अभिकारक बराबर वाला पूरा रिएक्शन प्रोसेस आएगा उसमें, रेडॉक्स रिएक्शन में, तो उस चैप्टर में पूरा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ओनली बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं आपको। फिर दोस्तों एक आता है बेसिक कंसेप्ट में द्रव्य, ये टर्म आती है द्रव्य, जिसको अपन द्रव्य दो भागों में बटे होते हैं। एक तो होता है मिक्सर, कोई भी द्रव का मिक्सर होता है, जैसे जल का मिक्सर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा हो गया प्योर पदार्थ, प्योर मैटर। दोस्तों द्रव्य के 2 मैटर हो गए, मिक्सर और प्योर मैटर। मिक्सर यानी कि एक तो मिक्सर होगा जिसमें H2 + O2 होगा, 2 तत्व है जो मिक्सर से बना। एक प्योर मैटर होगा, प्योर शुद्ध तत्व होगा। दोस्तों शुद्ध तत्वों में आते हैं सोना, चांदी, तांबा वगैरह, ये सब शुद्ध तत्वों में आते हैं। सोना हमेशा शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, तांबा शुद्ध अवस्था में होता है। ये अपनी प्राकृतिक अवस्था में शुद्ध होते हैं, लेकिन इसको जब अपन यूज लेते हैं, सोने को, चांदी को यूज लेते हैं, तब इसके अंदर कोई अदर धातु मिलाई जाती है, वो भी बहुत कम मात्रा में मिलाती है, ताकि क्या हो गलनांक और क्वथनांक का बैलेंस बैठा रहे। इसलिए अपन सोने के आभूषण पहनते हैं तो वो 100% शुद्ध नहीं होते, उसके अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है, ताकि वो गलनांक और क्वथनांक को एनवायरनमेंट के अनुसार बनाया जा सके।
दोस्तों मैंने अभी पढ़ाया आपको मिक्सर। मिक्सर में आता है, दो प्रकार के मिक्सर होते हैं, एक होता है समांगी मिक्सर, दूसरा होता है विषमांगी। समांगी यानी कि समान कणों का ऐसा मिक्सर जिसके तत्व आपस में विलय हो सके। जैसे कि अपन वाटर के अंदर चीनी मिलाएंगे तो वो घुल जाएगी, थोड़ी देर बाद पता ही नहीं लगेगा। दूसरे होते हैं विषमांगी, अपन किसी वाटर के अंदर कोई कंकड़ पत्थर डालेंगे, अगर अपन वाटर के अंदर दाल भी डाल देंगे तो क्या होगी, अविलय होगी, यानी कि इनके कण आपस में मिलते नहीं है, तो उसमें अपन कहेंगे विषमांगी और समांगी। नाम से ही स्पष्ट है, समांगी यानी कि समान मिश्रण, विषमांगी यानी कि विषम मिश्रण, अलग अलग मिक्सर। फिर दोस्तों पदार्थ, विषमांगी पदार्थ होते हैं जो अलग अलग, मान लो ये गिलास है, एक गिलास ये हो गया, ये इसके अंदर इतना वाटर है, इसके अंदर अपन क्या डालेंगे, ऊपर से कंकड़ डाल दिए, पत्थर डाल दिए, तो क्या कंकड़ पत्थर यहाँ पे बैठ जाएंगे, गलेंगे नहीं। एक इसके अंदर अपन क्या वाटर डालेंगे, फिर चीनी के कण डालेंगे, फिर ये क्या चीनी के कण थोड़ी देर बाद घुल जाएंगे, तो ये समांगी और ये विषमांगी। फिर दोस्तों विषमांगी मिश्रण को अलग अलग विधियों से शुद्ध किया जाता है। विषमांगी मिश्रण में जैसे कंकड़ डाल दिए, मान लो कोई भी विषमांगी मिश्रण मान लो पहले से बने होते हैं, जैसे कि किसी पानी के अंदर अपन ने बहुत सारे कंकड़ डाल दिए, फिर इसको अलग करने की विधियां भी होती है जिसको अपन बहुत बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी विधियों के नाम बताऊंगा आपको। विधियां है सानने की विधि, सिंपल विधि होती है सानना, जिसको अपन साननी से होते, छोटी सी साननी होती पानी सानने की, उससे आसानी से कंकड़ को अलग कर सकते हैं पानी से। तो ये तो बेसिक लेवल की विधि है। इसके बाद अदर विधियां होती है जैसे क्रिस्टलन विधि, इसके बाद आती है अपने आस्वन विधि। तो ये अलग अलग प्रकार की विधियां होती है जो विषमांगी पदार्थों का मिक्सर होते हैं, इनको अलग कर सकते हैं अपन आसानी से। अब दोस्तों एक अपने क्वेश्चन पूछा जाता है जो कई एग्जामों में पूछा गया है कि वाइंड, WIND वाइंड, हवा जो समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, ये कई लोगों को कंफ्यूज रहता है क्योंकि हवा में तो बहुत सारे कण हैं, तो कोई विषमांगी समझता है, कई सारे लोग समांगी भी समझते हैं। तो दोस्तों हवा होती है, इसको हमेशा याद रखना आपको, हवा वाइंड एक समांगी मिश्रण है। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हवा वाइंड जो एक समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होती है। और फिर अपन दूसरे, पहले मिक्सर पढ़ा था, फिर अपन प्योर मैटर पढ़ा था, शुद्ध पदार्थ में दोस्तों दो प्रकार के आते हैं, तत्व और यौगिक आते हैं। तो तत्व आता है एलिमेंट और दूसरे आते हैं यौगिक। एलिमेंट हो गया H2O2 और तत्व एलिमेंट और यौगिक वही हो गया पूरा बड़ा H2O2, ग्लूकोज C6, H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। तो ये क्या हो गए, बड़े यौगिक हो गए जो कि विभिन्न एलिमेंट्स से मिलकर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के यौगिकों के अपने अपने गुणधर्म होते हैं। तो आपको तो सिंपल तरीके से पढ़ना है, जैसे समांगी विषमांगी मिश्रण, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके एग्जांपल जो अपवाद होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, जो उसको याद रखना, अपवादों को मेन और इनकी डेफिनेशन याद रखनी है समांगी विषमांगी की, और इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आ गया क्वेश्चन आ गया, हवा कौन सा मिश्रण है, समांगी विषमांगी क्रिस्टलीय आश्रित, तो शायद अपन आंसर दे दी ABCD। तो इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है, अपन हवा एक समांगी मिश्रण है, तो हमेशा याद रखने वाला है। तो दोस्तों केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको अपन को याद रखना पड़ता है। कई सारी ऐसी चीजें भी होती है जो कंसेप्ट लागू होते हैं, वहां पे अगर आप समझोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। और कई सारी अपवाद भी होते हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ता है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों हवा और लिक्विड आपस में मिक्सिंग होता है। जैसे अपने सिंपल रिएक्शन होती है H2 + O2 बराबर क्या आ गया, H2O वाटर। तो H2 क्या है, गैस,
O2 क्या है? गैस होते हैं कंपाउंड जो कि विभिन्न एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उनका केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। फिर दोस्तों अपन पढ़ेंगे द्रव्य के गुणधर्म। द्रव्य के गुणधर्म। तो दोस्तों गुणधर्मों में दो प्रकार की प्रकृति के आते हैं। भौतिक गुणधर्म एक तो होते हैं फिजिकल और दूसरे होते हैं केमिकल। इसका अपन डिवाइडेशन करेंगे तो एक तो आ जाएंगे फिजिकल गुणधर्म, फिजिकल, दूसरे आ जाएंगे केमिकल गुणधर्म। दोस्तों फिजिकल गुणधर्म होते हैं जिसका अपन ज्यादातर इनको लागू फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं, और लागू तो वैसे ज्यादातर कहीं पर भी कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल गुणधर्म वो होते हैं जो अपन सामान्यतः देखे जा सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया फिजिकल में, गंध हो गया, गंध के अलावा क्या क्या हो गया, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, डी घनत्व हो गया, डेंसिटी। तो ये फिजिकल में हो गया। और केमिकल गुणधर्म में क्या आ गया? केमिकल में दोस्तों आ गया एसिडिटी, बेसिसिटी, अम्लता, क्षारकता, दहन। किसी भी गैस का दहन, जैसे कि मेथेन गैस का दहन करते हैं, अलग अलग गैसों का दहन होता है, वह भी केमिकल प्रोसेस में आता है। तो दोस्तों द्रव्य के गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गए गलना, क्वथनांक, रंग, गंध, ये, और रासायनिक में आ गए अम्लता, क्षारकता और दहन, जो कि कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल यानी कि केमिस्ट्री का नॉर्मल कंसेप्ट है, जिसके आधार पर अपन इन कंसेप्ट को देखते हैं। फिर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, और कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो एक टर्म होती है उस ये वो समझने वाला एक क्या है टर्म है। द्रव्यमान और भार वाले टर्म आते हैं। द्रव्यमान को अपन लिखते हैं वेट, WEIGA वेट। दूसरा होता है द्रव्यमान, ये वेट होता है, वेट यानी वजन, भार। दूसरा होता है द्रव्यमान जिसको अपन लिखते हैं मास। दोस्तों वेट और द्रव्यमान में क्या फर्क होता है? वेट, मास, यानी कि वेट और मास में फर्क देखते हैं अपन दोस्तों। W अंकित करते हैं, द्रव्यमान को m से अंकित करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए होता है, मान लो किसी भी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है। अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है मेरा वजन 60 kg है, तो वह गलत है। वजन किसी का भी 60 kg नहीं हो सकता। वजन वजन या भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि जो जी का मान होता है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तब वेट निकल। W बराबर क्या होता है? फॉर्मूला निकलता है W बराबर m इंटू जी, यानी कि मास अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण मान। जैसे कि दोस्तों मान लो किसी भी आदमी का द्रव्यमान कितना? 60 kg है। 60 kg, तो उसका भार कितना होगा? उसका भार होगा W बराबर m इंटू जी। जो गुरुत्वाकर्षण मान होता है कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण मान G बराबर 9.81। किस में लिखते हैं? G बराबर क्या होता है? इसकी यूनिट होती है दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपन मोशन पढ़ते हैं यानी कि गति पढ़ते हैं, जिसका अपन मात्रक लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि अपन नॉर्मल गति होती है उसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। और ये आ गया त्वरण। त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन, त्वरण, जो कि इसका क्या करते हैं अपन? मल्टीप्लाई करते हैं उसका त्वरण, जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर m(s)-2, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि त्वरण का फॉर्मूला निकालना तो कैसे निकालेंगे? मीटर हो गया। मीटर को अपन किस में मापते हैं? मीटर को दूरी में मापते हैं, डी, दूरी अपॉन क्या होगा? स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी टी का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर हो गया टी। तो ये क्या लिखेगा?
दूरी अपॉन समय, ये क्या आ गया, त्वरण आ गया, यानी कि त्वरण अपन आराम से निकल गया। टी स्क्वायर एयर टी माइनस टू, जो कि फिजिक्स में अपन निकालते हैं एयर टी स्क्वायर विमाय मात्रक। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में विमीय गति जो सब पढ़ाया जाता है, वहां पे अलग अलग विमीय सूत्र से उसके फॉर्मूले को ड्राइव किया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे कोई भी फॉर्मूला है, जैसे कि मान लो अपन क्या है, वे टी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एम इंटू जी, तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक बार का मात्रक क्या होता है, एम का मात्रक एम हो गया, इसका क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक हो गया। ऐसे अलग अलग यूनिट के अलग अलग मात्रक, जैसे हो गया पावर, पी बराबर क्या हो गया पावर, पावर को अपन क्या कार्य में मापते हैं, कार्य यानी वर्क, जो कि केमिस्ट फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट पूरा हो गया है। इसके बाद आता है आयतन, वॉल्यूम। आयतन आता है जिसको अपन आयतन को किसमें प्रदर्शित करते हैं, आयतन की तीन विमाएं होती है। कितनी विमाएं होती है आयतन की, तीन विमाएं होती है, एल एल एल, यानी कि लीटर क्यूब, मीटर क्यूब में लिखते हैं इसको अपन, मीटर क्यूब, एम एम एम, तीन हो गया तो मीटर क्यूब आ गया। आयतन को अपन मीटर क्यूब से प्रदर्शित करते हैं। और मीटर क्यूब ये दोस्तों क्या है, एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। ये एसआई पद्धति जो कि ब्रिटिश काल में लागू की गई थी, उसी टाइम से ये पूरी वर्ल्ड की एक एसआई यूनिट है। वर्ल्ड के जितने भी मात्रक होते हैं, पुराने समय में अपने स्तर पे छोटे छोटे मात्रक होते थे, जैसे घरेलू स्तर पे अपने मात्रक होते थे अलग अलग, लेकिन फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था ने फिक्स कर लिया कि कोई भी वस्तु होगी, मान लो 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी अपन लंदन से लेते हैं और 1 केजी चीनी आप इंडिया से लेते हैं, तो इसको अपन एक ही यूनिट से मापते हैं, केजी से। 1 केजी हो गया ना, तो पहले अपने इंडिया में पुराने टाइम में किलोग्राम नहीं चलता था, इसके अलावा और कई सारे मात्रक होते थे जो चलते थे, जैसे पाव हो गया, अलग अलग होते थे कई सारे। लेकिन फिर क्या स्पेसिफिक मात्रक दे दिया, केजी, मीटर, जो पूरे वर्ल्ड में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, वॉल्यूम, आयतन। आयतन जो 1 लीटर में कितना ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, जो सिंपल बेसिक सबको याद ही होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में दोस्तों 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। दोस्तों ये फिर कंसेप्ट आता है द्रवों का आयतन होता है, जो लिक्विड होते हैं उनको लिक्विड का आयतन होता है, उनको अपन लीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, लीटर। कोई भी लिक्विड मेटल हो गया उसको अपन लीटर में मापा जाता है, मैपिंग की जाती है उनको, एक प्रकार से ये पद्धति होती है। और ये लीटर होता है, ये लीटर एसआई मात्रक नहीं होता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है सीधी सी, द्रव्यों को अपन लीटर में मापते हैं, और लीटर एक एसआई मात्रक नहीं है, इसको एसआई पद्धति के अंतर्गत नहीं गिना जाता। फिर दोस्तों अपने आता है घनत्व, जिसको अपन डेंसिटी से मापते हैं। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी DENSI, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन। मास हो गया तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से डायरेक्ट मात्रक निकलेगा। देखो द्रव्यमान किस में मापते हैं, केजी में, तो केजी आ गया। फिर वॉल्यूम किस में मापते हैं अपन, वॉल्यूम किस में मापते हैं, मीटर क्यूब में, तो क्या आ गया, केजी मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक हो गया केजी मीटर क्यूब, माइनस में आ गया mg, ऊपर गया -3 आ गया, तो घनत्व का मात्रक हो गया ये।
तो घनत्व का हमेशा डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो गया द्रव्यमान अपॉन आयतन, कहीं पे निकालना हो। इसकी फिर अलग अलग प्रकार से केमिस्ट्री में सामान्यतः ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यूनिट चलती है। केमिस्ट्री में अपन नॉर्मली ग्राम सेंटीमीटर जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसमें ज्यादातर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब माइनस में यूनिट का यूज करते हैं अपन। तो दोस्तों जो भी अपन कोई भी फॉर्मूला होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से अपन उसका मात्रक निकाल सकते हैं, या फिर अपन को मात्रक पता है तो उससे डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला भी अपन निकाल सकते हैं। बस पता ही होना चाहिए, पता होना चाहिए अपन को उस मात्रक क्या होगा, उसका अपन किस से प्रदर्शित करेंगे ये भी पता होना चाहिए। फिर दोस्तों अपने आता है तापमान। तापमान जिसको T से लिखते हैं अपन टेम्परेचर। तापमान दोस्तों नॉर्मली डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों में मापते हैं। दोस्तों फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है, ये पुरानी पद्धति ओल्ड पद्धति के अनुसार मापते हैं, पुराने टाइम में इस पद्धति से मापते हैं। और दोस्तों केल्विन जो कि स्टैंडर्ड ऐसा ही मात्रक है, इसका स्टैंडर्ड ऐसे मात्रक के रूप में केल्विन को मान्यता दी गई कि कोई भी ताप होगा वो केल्विन में ज्यादा मान्य होगा। तो दोस्तों इसके भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं तापमान के भी, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना हो, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट का दोस्तों फॉर्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। 9/5 का यूज होता है डायरेक्ट। मान लो कोई भी डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना अपन को, डिग्री सेंटीग्रेड का मान दे रखा है तो डायरेक्ट मान यहाँ पे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 32 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी। और दोस्तों दूसरा फॉर्मूला होता है केल्विन का। केल्विन को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना अपन को तो 273 से प्लस कर देंगे, और 273 होता है वो एक किसी भी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के द्वारा एक स्टैंडर्ड रूप से निकाला गया मान है तापमान का, जो कि एक नियतांक होता है, नियत होता है, जिसको कभी भी बदल नहीं सकते। 273 पॉइंट में होता है 273.11, जिसको अपन मानते नहीं है, 273 ही मानते हैं स्टैंडर्ड रूप से ज्यादातर। तो दोस्तों मान लो किसी का इसका मान दे रखा हो और ये निकालना हो तो निकल सकता है, इसका मान दे रखा हो ये निकालना हो तो निकल सकता है। मान लो ये दे रखा है तो ये आ जाएगा इधर माइनस में आ जाएगा 273, तो डिग्री सेंटीग्रेड निकल जाएगा। माइनस डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो कि 0 से नीचे आता है। 0 मान लो स्केल होगी और माइनस में आ गया तो इसको अपन डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री होता है जिसको स्केल पे अपन लागू कर सकते हैं, इस पे लागू कर सकते हैं, लेकिन केल्विन पैमाना होता है उस पे लागू नहीं कर सकते। तो भी डिग्री सेंटीग्रेड का 0 से नीचे मान लो 0 हो गया, फिर माइनस डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, डिग्री सेल्सियस जो कि इसमें तो मापते हैं, अपन माप सकते हैं आसानी से, लेकिन केल्विन पैमाने पर नहीं माप सकते। तो दोस्तों ये जो बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के जो काफी क्लियर हो गया आपके, जो भी बेसिक कंसेप्ट थे काफी आपके क्लियर हो गए। इसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे नॉर्मली क्या होता है एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट तत्व में आ गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे अपन लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। दोस्तों ये एक से कितने तक हो गए, 20 तत्व हो गए। तो दोस्तों केमिस्ट्री में ज्यादातर एक तो पीरियोडिक टेबल, एक तो होती है बॉन्डिंग,
बॉन्डिंग, यानी कि एलिमेंट के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग आती है जो नॉर्मली अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी हाइड्रोजन हीलियम दो एलिमेंट है, कोई भी मान लो जिसके गुणधर्म आपस में मिलते हो, जिसके समांगी गुणधर्म मिलते हो, जिसके मध्य बॉन्डिंग बन सकती है, उसके मध्य बॉन्डिंग बनेगी। और दूसरा पीरियोडिक टेबल आता है। पीरियोडिक टेबल में क्या आता है, पीरियोडिक सारणी आती है। सारणी के गुणधर्म होते हैं, त्रिज्या होती है, ऊपर से नीचे साइज होता है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया तो इसका छोटा साइज होगा। फिर हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है, हाइड्रोजन नीचे लिथियम होता है, फिर होता है सोडियम। तो क्या होगा, इसमें साइज इसका बढ़ जाएगा। जैसे हीलियम लिथियम का ज्यादा हो गया, फिर इसका ज्यादा हो गया, तो साइज अप टू डाउन बढ़ता है। तो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट होते हैं सब। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के रूल्स पढ़ेंगे, जो रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं केमिस्ट्री में, जो कल की क्लास के आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों रासायनिक संयोजन के नियम जो केमिस्ट्री में रासायनिकी को समझाते हैं, और ये नियम सामान्यतः लगभग एनसीईआरटी के अनुसार लगभग ये 5 रूल है, जो कि अलग अलग टाइम में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार प्रस्तुत किए थे। तो दोस्तों फर्स्ट रूल है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोस्तों, द्रव्यमान मास यानी कि द्रव्यमान का इसमें संरक्षण होता है। दोस्तों इस रूल के अनुसार द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। अभिकारक बनता है, फिर उत्पाद बनता है उससे। तो इसमें न तो द्रव्यमान का ह्रास होता है और न द्रव्यमान बनता है, यानी कि द्रव्यमान का कुछ नहीं होता। मान लो कोई अभिक्रिया ए जो गैसीय अवस्था में है, प्रोडक्ट बना बी जो गैसीय अवस्था में, तो इसमें जो भी मान लो ये द्रव्यमान है एम सॉलिड अवस्था में, तो इसका द्रव्यमान होगा एम, फिर इसका द्रव्यमान होगा सॉलिड अवस्था में ले लेते अपन, फिर इसका द्रव्यमान होगा एम, यानी कि द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। रासायनिक प्रक्रियाओं के अंदर जो यौगिक होते हैं, उसमें उत्प्रेरक होते हैं, वो बदलते रहते हैं। द्रव्यमान न तो नष्ट होता और न ही उत्पन्न होता। इस रूल एक ही रूल कहता है, न तो उत्पन्न होता नहीं नष्ट होता। ये तो जो पहले होता है तो बाद में ही रहता समान। तो दोस्तों सेकंड रूल है अपना स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम जिसमें अनुपात समान रहता है। अभिक्रिया में जो यौगिक के तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात होता है वो समान होता है। मान लो कोई रिएक्शन है H2 प्लस O2, जिससे अपना प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों H2O जल वाटर। नॉर्मल रिएक्शन है केमिस्ट्री की। जो दोस्तों इसमें स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान होता है। यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। और इसे निश्चित संगठन का भी नियम कहते हैं, क्योंकि यौगिक में तत्वों के जो द्रव्यमानों का अनुपात समान होगा तो फिर इस जो तत्व होंगे उसका संगठन भी निश्चित होगा, इसलिए इसे निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। यानी कि यौगिक का संगठन फिक्स रहता है इसमें। जैसे दोस्तों H2 बन गया, O2 बन गया, यौगिक बन गया H2O, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, H2O का मॉलिक्यूलर द्रव्यमान इसका होगा ऑक्सीजन का 16 होगा, और H2 का 2 जो कितना हो गया 18 हो गया। ऑक्सीजन का होगा जो 32 होता है इसका, O2 का, और H2 का होता है 1 into 2 मॉलिक्यूलर द्रव्यमान 2 हो गया। तो दोस्तों फिर रूल आता है अपने थर्ड नंबर का रूल, जिसे अपन कहते हैं गुणित अनुपात का रूल, जिसमें अनुपात गुणित अवस्था में पाए जाते हैं। और ये रूल दोस्तों कहता है, ये रूल डाल्टन वैज्ञानिक ने दिया था। ये वैज्ञानिक थे डाल्टन, उन्होंने दोस्तों इस रूल के अनुसार जैसे मान लो अभिकारक होते हैं, अभिकारक से जो उत्पाद बनते हैं उनका जो अभिकारक का रेशियो होता है वो हमेशा गुणित अवस्था में होता है, यानी कि सरल अनुपात में होता है। कोई भी जैसे अपन रिएक्शन देते हैं, अलग अलग तत्वों की रिएक्शन होती है, मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन होगी, दूसरी बार लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे यौगिक या तत्व मिलके अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे H2 और O2 से क्या बना, फर्स्ट टाइम H2O बन जाएगा और अपने सेकेंड टाइम H2O2 बन जाएगा।
जिसे अपन केमिस्ट्री में हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे 2 लगा देंगे और 2 2 हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन पहले से बैलेंस है क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। अब दोस्तों देखो इसका द्रव्यमान O2 का कितना हो गया, O2 का हो गया इसमें 16 ग्राम, क्योंकि इसमें 2 ही था तो इसका हो गया 16 ग्राम, 16 केजी। ग्राम में लिखते हैं दोस्तों केमिस्ट्री में, ग्राम लिख देंगे इधर, और इसका लिख लेंगे 32 ग्राम। और हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है 66 ग्राम ही होगा, इसमें 1 इंटू 2 ग्राम होगा, और इसमें भी 2 ग्राम होगा। और दोस्तों इसका 18 ग्राम हो जाएगा, और H2O2 का कितना हो जाएगा, 32 और 2 कितने हो गए, 34 ग्राम, 34 ग्राम हो गए। तो दोस्तों गुणित अनुपात के रूल के अनुसार तत्वों के जो भी यौगिक बनता है तो इसमें एक तत्व होता है जिसका अनुपात सरल अनुपात में आता है। जैसे इसका 16 ग्राम हो गया O2 का, तो इसमें क्या हो गया 32 ग्राम O2 का। इसमें नॉर्मल ऑक्सीजन आती है और बाद में 2 ऑक्सीजन बन जाती है, इसलिए ये हमेशा समान अनुपात में रहता है। 16 ग्राम हो गया इसका और इसका, तो 16 अनुपात 32, तो इसका रेशियो निकालेंगे क्या आएगा 1:2। तो ये दोस्तों गुणित अनुपात का रूल कहता है। फिर 4 नंबर पे अपने आता है गैलुसेक का नियम। गैलुसेक ने गैसीय आयतन का नियम दिया, जिससे अपन वॉल्यूम आयतन से संबंधित गैलुसेक ने केमिस्ट्री में कई सारे रूल लिए थे। तो दोस्तों गैलुसेक का रूल कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है और उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। क्या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें गैसें क्या होगी, पहले फ्रीडम रहेगी और फिर क्या बनाएगी, समान रूप में आयतन बनाएगी। जैसे H2 क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और इसका प्रोडक्ट क्या है, लिक्विड है, यानी कि प्रकार का आयतन है। तो दोस्तों इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए ओनली गैलुसेक के अनुसार कि जो भी अभिक्रिया में गैसें होगी वो समान ताप एवं दाब पे होनी चाहिए। जैसे H2 है, गैस है, ये गैसीय अवस्था में, तो दाब एवं ताप समान होना चाहिए और उससे आयतन बनेगा, और आयतन का अनुपात होगा वो क्या होगा, सरल होगा। तो दोस्तों इसमें देखो 100 ml ले लेते हैं, इसका 50 ml, तो क्या बन गया 100 ml। तो इसका आयतन क्या है 100:50, क्या हो गया 1:2, तो क्या आ गया, सरल अनुपात आ गया ना दोस्तों। तो गैलुसेक का रूल दोस्तों, गैसीय आयतन के जो अभिकारक होते हैं उनका अनुपात सरल अनुपात होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट आयतन में बनता है, यानी कि लीटर में बनता है, लीटर में आएगा। जैसे वाटर लीटर में मापते हैं अपन। फिर दोस्तों अपने आता है अवोगाद्रो का रूल, रूल ऑफ अवोगाद्रो, अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो ने क्या नियम दिया दोस्तों, इसने भी गैलुसेक की तरह समान ताप एवं दाब, समान का मतलब होता है नियत, यानी कि कांस्टेंट, एक ही समान दाब, जैसे लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया जो नॉर्मली होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, और नियत ताप भी बोल सकते हैं। तो गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। गैसों का जो आयतन होता है, समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे मान लो A हो गया, B हो गया, समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, Na अणु हो गए, Na B हो गए, तो Na बराबर क्या होगा, Nb होगा। तो दोस्तों अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। ये किसने कहा था, अवोगाद्रो के रूल के अनुसार। फिर दोस्तों मान लो इसमें रिएक्शन लेते हैं अपन 2H2 प्लस O2 बराबर क्या बनता है, 2H2O। तो दोस्तों H2O, इसमें H2 के कितने वॉल्यूम हो गए, 2 वॉल्यूम हो गए, ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम हो गया, और जल का कितना वॉल्यूम हो गया, जल के 2 वॉल्यूम हो गए, क्योंकि अभिक्रिया बैलेंस होगी तो इसके 2 वॉल्यूम आ गए। तो इसमें हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम के साथ मिलकर जल के 2 वॉल्यूम बनाता है। तो दोस्तों ये अवोगाद्रो का रूल हो गया। इसकी भी कंडीशन वही रहती है, समान ताप एवं दाब, यानी कि एनटीपी, नियत दाब एवं ताप पर यह रूल लागू होता है दोस्तों। फिर आता है अपने एक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
डाल्टन वैज्ञानिक ने एटम थ्योरी दी थी, एटम थ्योरी। डाल्टन वैज्ञानिक ने दोस्तों एटम थ्योरी दी थी, जो कि परमाणुओं पर आधारित थी, परमाणु के गुणधर्मों पर आधारित थी। तो इसकी पहली थ्योरी ये थी कि जो द्रव्य कण होते हैं, द्रव्य छोटे कण होते हैं, वो अविभाज्य होते हैं। द्रव्य कण या परमाणु कण जो अविभाज्य होती है, यानी कि अपन उनको विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु को अपन वैसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं और उनको आगे से आगे द्रव्य कण को अपन विभाजित नहीं कर सकते। वो इसकी डाल्टन की थ्योरी का पहला पॉइंट है, यानी कि द्रव्य अविभाजित रहता है। दूसरा पॉइंट ये है कि तत्वों के सभी परमाणुओं के, तत्वों में जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। उनका द्रव्यमान समान होता है, उनका गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। द्रव्यमान समान होता है, गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। और दोस्तों फिर इसका तीसरा पॉइंट आता है डाल्टन रूल्स का या डाल्टन सिद्धांत का, जिसने परमाणु के ऊपर थ्योरी दी थी। तो लास्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन जो भी होती है केमिस्ट्री में, तो इसमें परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी कि परमाणु अभिकारक में जितने थे तो बाद में भी उतने रहेंगे, यानी कि इसलिए अपन रिएक्शन को भी संतुलित करते हैं। दोस्तों परमाणु हमेशा समान रहते हैं, इसलिए पहले भी आपको बता दिया था, उसमें बताया था, पहला आपको पढ़ाया था, उस रूल में आपको पढ़ाया था, यानी कि द्रव्यमान होता है उसका कुछ नहीं होता, द्रव्यमान जो पहले था वही रहता है। द्रव्यमान संयोजन का नियम, जिसमें द्रव्यमान पहले मान लो 1 ग्राम है तो बाद में भी 1 ग्राम ही रहेगा, यानी कि इसको न तो उत्पन्न करते हो नहीं। उसी प्रकार से इसका रूल ये भी कहता है कि परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं, यानी कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता। तो दोस्तों डाल्टन के तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री के अपन बेसिक केमिस्ट्री की रूल थे जो अपन ने पढ़ लिए नॉर्मली। बेसिक केमिस्ट्री रूल थे अपन ने पढ़ लिए नॉर्मली। अब अपन पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर होता है इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान जो कि प्रत्येक तत्व का अलग अलग होता है, जिसको परमाणु द्रव्यमान अपन एएमयू मापते हैं, किसमें एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, और इसको नॉर्मली अपन यू भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास के रूप में भी लिख सकते हैं। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान जैसे कार्बन का कितना हो गया 12 होता है, आर्गन का कितना होता है 40 होता है, और किसका देखते हैं पोटेशियम का कितना होता है 39 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान प्रत्येक तत्वों के अलग अलग होते हैं, जो कि केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, दूसरा होता है आणविक द्रव्यमान। दोस्तों आणविक द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। आणविक द्रव्यमान में जितने भी परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनको संयोजित कर लिया जाता है, तो वह आणविक द्रव्यमान निकलता है। तो दोस्तों जैसे अपन क्या मेथेन का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो मेथेन में कार्बन कितना है 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 12 प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन एक ही है ना, हाइड्रोजन तो 4 है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 12 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 16 यू यूनिफाइड मास। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो गया मेथेन का 16 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ेंगे अपन प्रतिशत संघटन कैसे निकालते हैं। कोई भी प्रतिशत निकालते हैं किसी भी तत्व का द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन दोस्तों केमिस्ट्री में कोई भी परसेंटेज निकालते हैं, जैसे कि कोई लिख देता 100%, इसका मतलब क्या हुआ 100% का मतलब हुआ 1, यानी कि 100/100 हो गया, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा नीचे 1 हो गया।
तो प्रतिशत की वैल्यू होती है, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत का मतलब ये होता है कि बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो दोस्तों अपन प्रतिशत संतुलन में किसी भी तत्व का द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे आप देखो इसका फॉर्मूला है तत्वों का द्रव्यमान, एलिमेंट का मास। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान इंटू 100, यानी यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड में उस तत्व का द्रव्यमान इंटू 100 और यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान, मोलिकुलर मास। तो दोस्तों ये जैसे मान लो H2O का अपन प्रतिशत संतुलन कैसे निकालेंगे, तो पहले हाइड्रोजन का निकालेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है, कंपाउंड में उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा, कंपाउंड H2O है तो उसमें उसका द्रव्यमान कितना होगा, 2 होगा इसका, तो द्रव्यमान इंटू 1 बट्टा क्या हो गया 2 इंटू 1, एक हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है और मॉलिक्यूलर वेट 1 हो गया, फिर बट्टा में क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे 18, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूलर वेट आ गया। यौगिक का पूरा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, ऑक्सीजन का 16 और इसका 2 18 और इंटू कर देंगे 100। ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का प्रतिशत संतुलन आएगा, फिर ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। उसी तरह ऑक्सीजन का क्या होगा यहाँ पे O2 में कितना होता है 16, कुल यौगिक का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 18 इंटू क्या आ जाएगा 100। तो दोस्तों इसका क्या निकलेगा आंसर 8, कट जाएगा 9, 8 बटा 9 यानी कि 800 बटा 9। तो इसका क्या निकल जाएगा प्रतिशत संतुलन, प्रतिशत में पीछे प्रतिशत भी लगाएंगे, प्रतिशत। तो दोस्तों प्रतिशत संतुलन निकालने के लिए डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगता है। कंपाउंड में उस द्रव्यमान, मान लो कोई कंपाउंड है उसका द्रव्यमान लेंगे इंटू 100 करेंगे, बट्टा पूरे कंपाउंड का जितना भी होगा उतना द्रव्यमान लेंगे अपन। तो दोस्तों केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट थे उसमें आणविक द्रव्यमान हो गया अपना, परमाणु द्रव्यमान हो गया, प्रतिशत संतुलन हो गया, जो बेसिक कंसेप्ट थे, रूल हो गए, रासायनिक संयोजन के नियम थे, जो भी केमिकल संयोजन होते हैं उनके अलग अलग रूल्स भी हो गए दोस्तों। फिर आगे अपन पढ़ेंगे दोस्तों समीकरण संतुलन के बारे में। आपको पहले बताया था कि एक बार वापस बताएंगे समीकरण संतुलन, समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। दोस्तों जैसे मान लो कोई समीकरण लिख लिया आयरन का, लोहे का, आयरन Fe प्लस O2 बराबर क्या हो गया Fe2 फेरिक ऑक्साइड हो गया। आयरन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। आयरन हो गया, आयरन यानी लोहा, लोहे के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगा। मान लो कोई भी लोहा है, मान लो ये लोहा है, मान लो कोई भी लोहा ले लिया अपन ने। जब भी लोहा बारिश के टाइम होता है अपने लोहे की चीज होती है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है प्लस नमी, ऑक्सीजन और नमी आती है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। और जो जंग लगता है, फिर उस लोहे पर जो जंग लगता है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। जंग का फॉर्मूला आता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट के जंग का फॉर्मूला बताए तो उसी कहते हैं Fe2O3, यानी Fe के 2 और ऑक्सीजन के 3, और इसको संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे तो ऑक्सीजन 3 है, संतुलित करने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या लगाएंगे 2। आयरन कितने यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गए, तो आयरन लगाएंगे 4। तो दोस्तों संतुलित हो गया, आयरन 4 हो गए ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से आयरन 4। तो जो भी परमाणु अणु होते हैं, अणु और इस जो यौगिक बना उसमें जो इसका यौगिक का द्रव्यमान था, द्रव्यमान के अणुओं की संख्या समान हो गई तो अभिक्रिया भी संतुलित हो गई। तो दोस्तों अभिक्रिया संतुलित हो गई, इस प्रकार से अपन संतुलित कर लेंगे यौगिक। अभिकारक के उत्पाद देखेंगे, अभिकारक देखेंगे और उसके अणुओं की संख्या देखेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसके। फिर दोस्तों अपन पढ़ेंगे मोलरता वगैरह पढ़ेंगे लास्ट में, जिसमें अपने पहले आएंगे द्रव्यमान प्रतिशत।
द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत भार प्रतिशत में आएगा। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत, जिनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, जो कि आपको केमिस्ट्री में बताए गए हैं। द्रव्यमान प्रतिशत को अलग से इंडिकेट किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान को अलग से इंडिकेट किया जाता है दोस्तों। द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत किसे देंगे? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपन विलीन का द्रव्यमान, विलीन का द्रव्यमान इंटू क्या करेंगे 100, यह आ गया द्रव्यमान प्रतिशत। अब भार प्रतिशत क्या होगा? विलेय का भार, सॉल्यूशन का भार, विलेय और विलीन का भार आ जाएगा। यहाँ पे भार लिखने नहीं डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं विलेय का भार अपॉन विलीन का भार इंटू क्या आ जाएगा 100। तो ये प्रतिशत वाले हो गए। प्रतिशत वाला कोई भी फॉर्मूला आ जाए, जैसे वॉल्यूम का आ गया, वॉल्यूम प्रतिशत क्या होगा तो अपन निकाल सकते हैं डायरेक्ट विलेय का आयतन अपॉन विलीन का आयतन। ऊपर विलेय आ जाएगा, नीचे विलीन आएगा। अगर बाहर आया तो बाहर आ जाएगा दोनों जगह, और इंटू में 100 प्रतिशत है इसलिए इंटू में 100 लिखेंगे। तो दोस्तों कोई भी फॉर्मूला अपन आसानी से बना सकते हैं ऐसे। फिर अपने सेकंड नंबर पे आएगा मोल अंश। मोल अंश, मोल तो दोस्तों पढ़ लिया। मोल क्या होता है? मोल होता है कार्बन 12 के अणुओं की संख्या। कार्बन 12 के जितने परमाणु होते हैं उसके अणुओं की संख्या होती है, वो मोल 12 में गिनी जाती है। और इसे मोल को अपन लिखते हैं भार अपन अणुभार, भार अपन क्या लिखते हैं अणुभार। अब पढ़ेंगे इसका अंश। मोल का अंश होते हैं अलग अलग, जैसे अलग कोई यौगिक में परमाणु का मोल अंश निकालना हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों मोल अंश पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो ए और बी, ए प्लस बी बराबर क्या बन गया ए बी। मान लो ए के मोलों की संख्या n है और बी के मोलों की संख्या nb है। nb मोलों की संख्या, या कि मोलो n है और nb। तो ए का मोल अंश क्या होगा? तो ए का मोल अंश क्या होगा? n है और nb। तो ए का मोल अंश होगा ए के मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या। ए के मोलों की संख्या होगी na और कुल मोलों की संख्या होगी na प्लस nb। फिर अपन लिखेंगे बी का मोल अंश। तो दोस्तों बी का मोल अंश होगा बी के मोलों की संख्या। बी के मोल कितने हैं? nb। और टोटल कितने हैं? टोटल मोलों का योग हो जाएगा na प्लस nb। तो ए का मोल अंश आ गया और ये बी का मोल अंश आ गया। तो ऐसे फॉर्मूले बना सकते हैं, यानी कि अपन इसका फॉर्मूले के आधार पर परिभाषा क्या देंगे कि विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है, वही मोल अंश कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों मोल अंश पढ़ लिया। मोल अंश से बाद में अपन पढ़ेंगे, मोल भी पढ़ लिया, मोल अंश भी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपन मोलरता। मोलरता दोस्तों क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे अपन बड़े एम से लिखते हैं, बिग एम। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलयन कितना होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। उसमें 1 लीटर विलयन होना चाहिए। उसमें जो भी विलय होंगे उसके मोलों की संख्या होगी, उससे अपन क्या कहेंगे? मोलरता। तो दोस्तों डेफिनेशन के आधार पर अपना फॉर्मूला बढ़ाएंगे। देखो मोलरता जिसे बड़े एम से लिखेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी कि विलय के मोल, तो मोल ऑफ विलय लिखेंगे, मोल ऑफ विलय के मोल। 1 लीटर में होना, 1 लीटर विलयन में, यानी कि विलयन हो गया, विलयन का क्या हो गया? वॉल्यूम, आयतन। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लीटर। तो दोस्तों डेफिनेशन के आधार पर क्या बन गया? अपना फॉर्मूला बन गया, यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, जिसे अपन बिग एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर अपन लीटर को हटाएंगे, यहाँ पे ml लिखेंगे तो क्या होगा? लीटर को ml बदलने क्या करते हैं? यहाँ पे इंटू क्या करेंगे? 1000। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं।
तो दोस्तों ये मोलरता का नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, मोलरता का विलय के मोल अपन, जैसे मान लो क्या लिखे नॉर्मल फॉर्मूला क्या लिखे, विलय के मोल, तो मोल लिख दिया, नीचे विलयन का आयतन, तो आयतन लिख दिया। अब इस फॉर्मूले से अपन कितने भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे मोल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, भार अपॉन अणुभार लिख दिया। आयतन की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो आयतन इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, आयतन इधर जाएगा डी इंटू वी, डी वी बराबर एम, तो वी बराबर क्या होगा, एम बाई डी। तो वी की जो क्या लिखी जाए, एम बाई डी लिख सकते हैं अपन, एम बाई डी, यानी कि द्रव्यमान अपॉन घनत्व। तो अपन क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका, भार अपॉन अणुभार इंटू, ऊपर आ जाएगा घनत्व, ऊपर जाएगा ये, नीचे वज्र गुणा होगा, ऊपर जाएगा ये, और एम नीचे आ जाएगा, ये हो गया द्रव्यमान, जो कि अभी इस वॉल्यूम का द्रव्यमान, अलग अलग द्रव्यमान है, ये m1 लिख देते हैं, m2 लिख देते हैं, अलग अलग m1 m2। तो दोस्तों ये भी फॉर्मूला कैसे भी बन सकता है। आप जैसे अपन ने मोल में फॉर्मूला और भी पढ़ा था, मोल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कणों की संख्या अपन क्या लिख सकते हैं, बोल क्या अवोगाद्रो संख्या को किससे n से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन ये मोल है, मोल की जगह ये भी लिख सकते हैं, कणों की संख्या अपन n है, यानी कि एक फॉर्मूले से उसकी जगह अपन दूसरे कोई भी क्वांटिटी का मान रखे अलग फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे 7-8 फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं, ओनली मान ही रखना पड़ता है इसमें। मोलरता हो गया दोस्तों, सिंपली ये 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। फिर अपन पढ़ेंगे मोलरता, एक होती है मोलरता, दूसरे नंबर पर आती है मोलरता, जिसको अपन स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को तो अपन बिग एम से प्रदर्शित करते थे, लेकिन मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरिटी इंग्लिश में इसको कहते हैं मोलरिटी, मोलता। अब दोस्तों मोलता की परिभाषा सिंपल होती है, उसमें होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। लेकिन अपन मोलता की डेफिनेशन देंगे 1 केजी विलायक, यहाँ पे उस जगह विलय आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आएगा विलायक। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, जिसको अपन बिग एम से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों अपन डेफिनेशन के आधार पर फॉर्मूला बनाएंगे। डेफिनेशन क्या थी, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी कि 1 केजी हो गया ना, स्पेसिफिक मान हो गया 1 केजी। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो मोलरता बराबर लिखेंगे 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल, तो मोल लिख देंगे किसके, विलय के। 1 केजी विलायक था तो नीचे आ जाएगा विलायक, विलायक का क्या आ जाएगा, केजी क्या होता है, भार, तो विलायक का क्या आ जाएगा, भार। किस में आएगा, केजी में। केजी में क्यों आएगा, क्योंकि अपन कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, ऐसे मात्रक में लेते हैं, नॉर्मली जो भी यूनिट होती है उसको ऐसे ही में लिखते हैं। अगर केजी की जगह ग्राम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, हाँ, तो उसकी जगह इंटू कर देंगे ग्राम। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हो गया मोलता का, मोल अपन विलायक का भार हो गया, केजी में लिख देंगे यहाँ पर नॉर्मली जो भी फॉर्मूला होता है। अब इससे भी अपन अलग अलग बना सकते हैं विलायक का। जैसे एक और चीज अपन, विलय क्या होता है, विलीन क्या होता है, विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक, यानी कि विलायक को भी अपन बदल सकते हैं। एक अपना नॉर्मल फॉर्मूला था, विलयन होता है सॉल्यूशन, जैसे वाटर का सॉल्यूशन, किसी अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं कई प्रकार के, मैंगो का सॉल्यूशन, अलग अलग फ्रूट वगैरह होते हैं उनका भी सॉल्यूशन होता है। मिक्स करते हैं कोई भी 2 द्रवों को तो सॉल्यूशन बनता है। तो उसी प्रकार से विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। तो विलय प्लस विलायक दोनों को मिलाते तो क्या बनता है, विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो ये क्या आ गया, विलायक, केजी में आ गया, क्या है, केजी। बाहर में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपन मोलरता और मोलरता में डिफरेंस पढ़ेंगे। मोलरता को बिग एम से प्रदर्शित करते थे, मोलरता को स्मॉल एम से। अब अंतर आ गया, मोलरता की डेफिनेशन अपन देते थे 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, और मोलरता की डेफिनेशन है कि 1 केजी विलायक में, वहां 1 लीटर आता था और यहाँ पे 1 केजी आता है। तो ये इतने फर्क आता है बच्चों कि वहां पे 1 केजी आता था
और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 लीटर आ रहा है। फिर दोस्तों मोलरता में अपन क्या आता है, मेनली एक तो एम आता है और क्या आता है, द्रव्यमान और क्या आयतन। तो अपन ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, m1v1 बराबर m2v2। इस फॉर्मूले से भी कई सारे क्वेश्चन से, जैसे एक विलीन हो गया, उसका क्या दे दिया अपन को, आयतन दे दिया, v1 विलीन का आयतन दे दिया, और जो v था उसमें क्या दे दिया, द्रव्यमान दे दिया m2 का, और इसमें m1 का दे दिया। अपन को बोला विलीन v का क्या निकालना है, विलीन v का v2 का मान निकालना है। तो v2 का मान अपन आसानी से निकाल देंगे, m2 इधर आ जाएगा नीचे, तो v2 बराबर हो गया, डायरेक्ट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये बेटे अपन पढ़ लिया, तो अपने मोलरता पढ़ ली, मोलरता पढ़ ली। तो अब अपन क्वेश्चन, नंबरिकल क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा कि मोलरता कैसे निकलती है, मोलरता कैसे निकलती है। तो दोस्तों मान लो क्वेश्चन अपन करते हैं, मोलरता क्या करते हैं, मोलरता का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा होता है, पहले मोलरता का जैसे फॉर्मूला होता है विले के मोल अपॉन विलीन का आयतन, आयतन क्या होता है, v लीटर में। तो अपन को क्या निकालना पड़ता है, मान लो इस फॉर्मूले से अपन को क्या, फॉर्मूले में मोलरता दे दी अपन को 10 मोल, मोल अपन को क्या निकाल दिया, अपन को क्या दे दिया, अनुपात दे दिया है H2, अपन को अनुपात दे दिया O2 दे दिया। तो O2 का बाहर निकालना, अपन को क्या निकालना, बाहर निकालना। अपन को वॉल्यूम दे दिया कितना, 200 लीटर, तो उससे ज्यादा पड़ जाएगा इसके हिसाब से, तो अपन लेंगे 100 लीटर वॉल्यूम दे दिया, डायरेक्ट दे दिया अपन को। ये मान लो अपन को डायरेक्ट करें, यहाँ से 100 लीटर वॉल्यूम दे दिया अपन को बाहर निकालना है किसका, O2 का निकालना है। तो अपन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे 10 की 10, फिर मोल का क्या होता है फॉर्मूला, बार अपन अनुपात, तो बाहर लिखेंगे अपन अनुपात कितना होता है O2 का, O2 का होता 32 बट्टा वॉल्यूम कितना है 100 लीटर आ जाएगा। 100 कहाँ आ जाएगा, पहले इसका करेंगे 10 बराबर m बट्टा 32, 100 बट्टा 1 ऊपर जाएगा, इंटू आ जाएगा 100 इधर आ जाएगा, फिर क्या होगा m बराबर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा पूरा 32,000 आ जाएगा, 32,000 kg, 32 इंटू 10 क्या 3 kg आंसर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों यहाँ आएगा आंसर आ गया। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कोई भी ऐसे भी पूछ सकता है अपने का क्वेश्चन, कैसे भी पूछ सकता है। मान लो 2 द्रव्यमान दे दिया, A दे दिया, B दे दिया, A का V1 दे दिया कितना 10 लीटर, M1 दे दिया कितना, M1 दे दिया अपन को, M1 ज्ञात करना मान लो, और V2 दे दिया अपन को 46 लीटर, और M2 दे दिया अपन को 20 kg। तो अपन को डायरेक्ट बोलेंगे M1 निकालो, तो अपन M1 कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे बराबर, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरता वाला, m1v1 बराबर m2v2। इसमें क्या हो गया, दोनों द्रव्यमान क्या हो गया, बराबर हो गए, m1v1 m2v2 के बराबर हो गया। तो m1 क्या हो गया निकालना अपन को, v1 क्या हो गया 10 लिख देंगे अपन, फिर v2 क्या हो गया 46 हो गया, m2 क्या हो गया 20 हो गया, लिख दिया। m1 निकालना है तो डायरेक्ट गया 10 उधर, 10 नीचे आ जाएगा, इसके कट जाएगा कितनी बार, 10 से 2 बार कट जाएगा ये। तो क्या आ गया आंसर, कितना आ गया, v2 बराबर कितना आ गया, m1 बराबर कितना आ गया 80 kg, 80 kg इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो दोस्तों हमने बेसिक केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट थे वो काफी क्लियर कर लिए। बेसिक केमिस्ट्री का जो अपने 11th के फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का, वो क्लियर हो गया काफी। तो इसमें अपन ने परमाणु अणु से लेकर मोलरता, मोल अंश, मोल भिन्न वगैरह सब पूरा पढ़ लिया, मोल प्रतिशत वगैरह पूरा काफी क्लियर कर लिया, जो भी बेसिक था। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं वो भी पढ़ लिया। तो दोस्तों अपन ने काफी कुछ क्लियर कर दिया जो कि अपने बेसिक केमिस्ट्री में होता है। बेसिक केमिस्ट्री के अंदर
जो भी अपन में रासायनिक, एक तो रासायनिक अभिक्रिया आती है, उनका मैकेनिज्म आता है रासायनिक अभिक्रियाओं का। तो इन सारी मैकेनिज्म, इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट थे बेसिक केमिस्ट्री के, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, मोल, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते, कैसे ऊर्जा पैदा होती है, वहां से लेकर अपन ने उसके परमाणु द्रव्यमान वगैरह से लेके अपन ने ये मोलरता, मोल अंश, मोल भिन्न, अनुपात वगैरह ये सब पढ़ लिया दोस्तों, काफी और ये रूल रासायनिक संयोजन के वो भी पढ़ लिए। तो दोस्तों अपना बेसिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेसन पूरा होता है। इसमें आपको सॉलिड, लिक्विड के बारे में बता दिया। सॉलिड डायरेक्ट अपन को केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, डायरेक्ट कोई भी प्रैक्टिकल होता है तो वो चीज अपन को जल्दी समझ में आती है दोस्तों। प्रैक्टिकल रूप में आप देख सकते हो, जैसे कि ये पेन है, पेन सॉलिड है तो आप समझ में आ रहा है, अपन सामने देख रहे हैं ना, ये सॉलिड है तो अपन जल्दी समझ में आएगा। कोई भी अपन कोई भी वस्तु को, जैसे केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो अपन को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि उसको अपन आंखों से देखते हैं। तो वो मान लो A2 लिक्विड को B2 लिक्विड में मिला रहे हैं तो अपन को आगे समझ में भाई लिक्विड है ऐसा, तो इसमें मिलाएंगे तो ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट निकलेगा। लेकिन यहाँ पे पढ़ाने से अपन को नॉलेज मिल जाता थोड़ा सा कि हाँ ये गैसीय अवस्था में, ये सॉलिड अवस्था में, मान लो ये मार्कर किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। और मान लो कोई वाटर ले आया आपके सामने, वाटर ऊपर से एक जग से दूसरे जग में डाले तो वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया, जो आपको सामने दिख रहा है। अन्य की जो आंखों से देखेगी चीज होती है वो अपन को बहुत जल्दी समझ में आती है दोस्तों। तो केमिस्ट्री में अपने मैकेनिज्म वगैरह, केमिस्ट्री में पूरा बेसिक लेवल होता है वो आपको समझने का ही होता है। अगर आप केमिस्ट्री का बेसिक समझ गए तो आप काफी कुछ समझ जाओगे दोस्तों। इसलिए केमिस्ट्री में ज्यादा रिएक्शन प्रोसेस वगैरह ये भी समझने का होता है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये कंसेप्ट आता है नॉर्मली, ये गैसीय अवस्था के गैलोसे का रूल आता है, बाकी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत आते हैं। तो इन नॉर्मली कंसेप्ट होते हैं, इनको अगर अपन अप्लाई कराएंगे तो अपना पूरा, जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, गैसीय अवस्था हो गई, प्रेशर को क्या लिखते हैं, प्रेशर अलग अलग होते हैं, जो P1 P2 उनका भी अलग अलग अपना फॉर्मूला होता है। तो ये सब अपन समझ सकते हैं। जैसे प्रेशर होता है क्या, नॉर्मली प्रेशर गुब्बारा हो गया, उसके अंदर हवा भर गई, उसको दबाएंगे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो अपन को जो सामने देखते हैं वो अपन को जल्दी समझ में आता है दोस्तों। तो केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए है, यहाँ से ए से लेके जेड तक जो भी जितने बेसिक लेवल के टॉपिक थे वो पूरे क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों इसमें आपने नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं जो कि नंबरिकल क्वेश्चन होते हैं। मोल अंश क्या आता है क्वेश्चन एक, और इसमें एक और सीमांत अभिकर्मक भी आता है, सीमांत अभिकर्मक जो कि मोलरता में आता है। सीमांत अभिकर्मक में रिएक्शन का जो, रिएक्शन में जो सबसे कम मोल, जिसका मोल अंश, जिसका मोल सबसे कम आता है वो सीमांत अभिकर्मक होता है। तो वो भी रिएक्शन से अपन निकालते हैं दोस्तों। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री